नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर आपके आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करा रहे हैं और मैं आपके साथ यहां पर साइंस एंड टेक के उसके जो क्वेश्चन हैं वो यहां पर डिस्कस कर रही हूं। आज के एपिसोड 5 में हम देखेंगे कि वर्ष 2015 में साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला प्रश्न आपसे कहता है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। यानी कि जो आवृत्ति बैंड होती है, फ्रीक्वेंसी बैंड, हम एफएम जो रेडियो हम सुनते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड की रेंज होती है वो क्या होती है। तो आप भी जब भी रेडियो सुनते होंगे तो जो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है वो तकरीबन 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। जब आप एफएम सुनते हैं तो 109 से ऊपर तक की कोई भी बैंड नहीं होती है, ना ही 88 से नीचे की कोई बैंड आप उसमें सुनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, पुनर्योजगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। आपको ये चरण पूरे पढ़ने हैं और इन्हें एक सीक्वेंसिंग में लगाना है कि कौन कौन सा जो चरण है वो किस सीक्वेंस में होता है। अब देखिए, कभी भी आप कोई काम करेंगे, कोई अगर डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है पूरी, तो उसमें क्या होगा, आप पहले कोई भी एक आनुवंशिक पदार्थ लेंगे, उसकी खोज करेंगे और पहले उसका जो है पृथक्करण करेंगे, उस पदार्थ को खोज के उसको बाकी चीज़ों से अलग करेंगे। तो सबसे पहला क्या यहाँ पर हो जाएगा कि हम आनुवंशिक पदार्थ को पहचान कर उसको पृथक्करण करेंगे, बाकी चीज़ों से उसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ए। अब यहाँ देखो, ए दो ऑप्शन में है तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। क्या बचा हमारे पास? दो ऑप्शन, ए और बी। इन दो में पहले ए दिया हुआ है। अब देखो दूसरा क्या करेंगे हम, जब हमने पहचान कर ली और उस चीज़ को अलग कर लिया तो हम क्या करेंगे, उसको विखंडित करेंगे, उसे तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, डीएनए का जो है विखंडन करेंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है हमारा बी। तो ये वाला ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। अब देखो इसको पूरी प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। हमने जब डीएनए को तोड़ दिया, अब उसके बाद हमने क्या करा, उसके जो खंड टूटे उनको क्या करेंगे, उन खंडों को भी अलग अलग करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें, फिर आएगा तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा एफ। उसके बाद जो भी हमें उसमें काम करना है, जिस भी जीन में हमारी रुचि है उसका परिवर्धन करेंगे। फिर हमारा ये क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा जी। अब जब हमने इसका परिवर्धन कर लिया, यानी कि फिर हम इसे क्या करेंगे, किसी वाहक के साथ जोड़कर इसे उस जीन से दूसरे जीन तक ले जाएंगे, मतलब इसका स्थानांतरण करेंगे। तो हम इसे वाहक के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 5वें नंबर पे हमारा ई आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे जो हम स्थानांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6ठे नंबर पर हमारा स्थानांतरण आ जाएगा। उसके बाद इसकी बाह्य जीन के साथ उत्पादन की प्रक्रिया होगी और प्रवाहक प्रक्रिया होगी। तो 7 और 8, यानी कि पूरी प्रोसेस आपकी इस तरीके से चलेगी। बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे आपको एक तरफ हमारे एंजाइम्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो है वर्किंग दी गई है। आपको ये बताना है कि कौन सा एंजाइम कौन सी वर्किंग करता है। अब वो जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आणविक कैंची का मतलब क्या है। अगर हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा उसे कहा जाएगा आणविक कैंची। और अगर हम डीएनए को जोड़ रहे हैं या किसी वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, आणविक सिवनकार। अब देखो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, आणविक सिवनकार किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है लाइगेसेज को हम आणविक कैंची कहेंगे या सिवनकार कहेंगे। तो ये देखिए, जो लाइगेसेज होता है ये क्या करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ये उसे तोड़ने का काम नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे इसे, तो आणविक सिवनकार कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया था, कौन सा जोड़ा जो है सही है, ये पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो डीएनए को जोड़ने का काम तो हमारा ये कर रहा है, लेकिन डीएनए को तोड़ने का काम कौन करता है, तो डीएनए को तोड़ने का काम जो हमारे एंजाइम्स करते हैं वो होते हैं न्यूक्लियसेज, जो होते हैं वो हमारे डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन में एक दिख रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ क्या लिखा है, न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज का मतलब क्या है, ये उस चीज़ को तोड़ रहे होंगे। तो ये किसको तोड़ते हैं, न्यूक्लियेजेज सिर्फ तोड़ता है डीएनए को।
अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की बात करते हैं तो ये हमारे वेक्टर्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो जहाँ पर तोड़ने का काम होगा वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैंची यूज़ होंगी, तो ये ऊपर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा हमारा जो चौथा ऑप्शन हमसे कह रहा है वो कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको बोल रहा है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये एक उत्प्रेरक की तरह होते हैं और ये करते क्या है, जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो नए स्ट्रैंड्स को पुराने स्ट्रैंड में जो है जोड़ने का काम करते हैं। तो जहाँ जोड़ने का काम होगा वहाँ क्या आएगा, हमारा आणविक सीवनकार आएगा। तो ये चीज़ हमारी नीचे आनी चाहिए थी, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्या होता है, किस तरीके से तोड़ा जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है और वहाँ पर हम कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एस्प्रिन से रिलेटेड। एस्प्रिन जो एक दवाई है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करता है, एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ आपको क्या बोल रहा है, सत्य नहीं है। तो आप देखिए कि जो हमारी एस्प्रिन दवाई है, एस्प्रिन दवाई करती क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवाई होती है। इसमें होता क्या है, जब हम इस दवाई को लेते हैं तो हमारी नर्व्स इस तरीके से बिहेव करती हैं कि हमें दर्द से राहत मिलती है, हमें दर्द का पता नहीं चलता। और साथ ही साथ ये क्या, इसमें जो हम अम्ल यूज़ करते हैं, एसिड जो इसमें होता है वो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसमें यूज़ होता है। वो क्या करता है, जो हमारा खून होता है उसमें थक्का नहीं जमने देता, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह एस्पिरिन जो है मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मादक नहीं न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवाओं में आता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। दूसरा आपसे कह रहा है दर्द में राहत देता है। जी हाँ, बिल्कुल ये दर्द में राहत देता है। खून के थक्के नहीं जमने देता, बिल्कुल सही है। यह न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। अब अगर हम बात करें इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज जो है 1853 में की थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैड फेड्रिक। चैड फेड्रिक ने जो है इसकी जो है खोज की थी 1853 में चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिए जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर यानी कि वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि वायुयान कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये वायुयान जो है अमेरिका की एक बोइंग कंपनी है, बोइंग नाम की कंपनी है जिसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। और ये इन वायुयानों को अलग से क्यों रखा जा रहा है, अलग से क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि ये वायुयान क्या करते हैं, अगर हमारा रनवे अच्छा भी नहीं होगा, मतलब कि वायुयान के उतरने के लिए जो एक कंडीशन होनी चाहिए रनवे पे वो नहीं होंगी, तब भी ये वायुयान वहाँ पे उतर सकता है। और भारतीय वायुसेना में ये वायुयान कब से यूज़ किया जा रहा है, तो 2016 से इसे जो है यूज़ किया जा रहा है। तो किस यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अगर उसकी दुर्घटना में वो घायल हो जाता है, उसका रक्त समूह हम नहीं जांच कर पा रहे हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम उसके रक्त समूह की जांच कर पाएँ, तो हम उसको कौन सा खून जो है दिया जाना चाहिए, कौन सा खून उसे हम चढ़ाएंगे। तो ये सब लोग आप जानते होंगे, जो हमारा O नेगेटिव होता है, O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर का काम करता है। ये हमारा जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि इसे आप किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान को चढ़ा सकते हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें RH पॉजिटिव की, तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है। अगर हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के इंसान में अगर चढ़ाते हैं तो क्या होता है, पहली बार जब हम ये प्रक्रिया करेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोबारा इसी काम को करते हैं तो क्या होता है, उस इंसान के अंदर जो ब्लड होता है वो जमने लगता है और इंसान की जो है डेथ हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ाया जाता। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला जो है ये हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। अगर बात करें AB पॉजिटिव की, तो AB पॉजिटिव जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि इसे किसी भी ब्लड ग्रुप का हम जो है ब्लड चढ़ा सकते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ये एक्सेप्ट कर लेगा और आराम से ये सर्वाइव कर जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, अगला प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित रोगों में से
एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। ये चीज़ नोटिस करिएगा कि वो कह रहा है कि पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको 4 जो है रोग बताए गए हैं। पहला है हेपेटाइटिस बी, दूसरा पीलिया, तीसरा हैजा और चौथा है टाइफाइड। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है ये हमारा पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है, ये एक वायरस की वजह से फैलता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारा लीवर होता है यानी कि यकृत जो होता है उस पर सूजन आ जाती है, स्वेल कर जाता है वो, और उसकी वर्किंग पे जो है इफेक्ट पड़ता है। अब अगर बात करते हैं पीलिया की, तो पीलिया में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारा एक बिलिरुबिन होता है वो जो है बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो येलो कलर की नज़र आने लगती है। हैजा में क्या होता है, इंसान को उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। टाइफाइड आप सभी लोग जानते हैं, टाइफाइड में बहुत तेज़ बुखार होता है और इसमें जो है इंसान जो है धीरे धीरे वो जो है कमज़ोर होने लगता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कहता है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है। आप सभी लोगों को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें बताया गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मीन्स कि ऊर्जा जो है ना तो कभी उत्पन्न होती है ना ही समाप्त होती है, एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। देखिए जो क्या पूछ रहा है सिर्फ कि रासायनिक ऊर्जा को बदल रहा है विद्युत ऊर्जा में। तो अगर हम बात करते हैं मोटर की, मोटर क्या करता है, मोटर आप जब भी अपने घर में मोटर चलाते हैं तो होता क्या है, आपने स्विच ऑन करा तो वो लाइट से चलती है, बिजली से चलेगी मोटर, बिना बिजली के जो मोटर है वो नहीं चलेगी। तो ये क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर रही है, विद्युत ऊर्जा ले रही है और उसे बदल रही है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में जो है इसे बदल रही है। वहीं अगर दूसरा ऑप्शन आप देखते हैं, दूसरा आपको दिया है जनरेटर। अब जनरेटर में क्या होता है, आपको विद्युत बाहर मिलती है। जब कभी लाइट चली जाती है तो लोग जनरेटर यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। वैसे हम अपने घरों में जो है इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, इन्वर्टर के अंदर बैटरीज होती हैं। तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है हमारा विद्युत ऊर्जा में। ये यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को बदलकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसे चेंज कर देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है गतिमान कॉइल मीटर, ये ऊर्जा के परिवर्तन में काम नहीं आता। ये क्या करता है, एसी और डीसी जो करंट होता है उसको दोनों को ही मापने का काम करता है, उन दोनों की मेज़रमेंट करने में जो है यूज़ होता है, एसी और डीसी करंट की मेज़रमेंट में। अब चौथा ऑप्शन हमारा आता है बैटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे घर में जब लाइट चली जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का। इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है, उस बैटरी में हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। वो क्या होता है, एक केमिकल फॉर्म है। तो बैटरी क्या करती है, हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को बदल रही है हमारी विद्युत ऊर्जा में, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको कुछ उपकरण दिए गए हैं और बताया गया है ये कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है बदलते हैं। तो जो डायनामो होता है, डायनामो भी एक हमारा जनरेटर की तरह ही होता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। कैंडल, जो हम घर में मोमबत्ती का यूज़ करते हैं, मोमबत्ती क्या करती है, उसमें मोम होता है, वो मोम को किस में चेंज करती है, एक प्रकाश ऊर्जा में। तो क्या करती है, वो रासायनिक ऊर्जा को बदल रही है ऊष्मा में या प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो हम यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन क्या करता है, हमने कोई भी चीज़ बोली वो एक वायर के माध्यम से जाएगी तो वो क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, हमारी ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन ने विद्युत ऊर्जा में बदला, वो एक वायर के माध्यम से गई, वहाँ जाके लाउड स्पीकर से कनेक्ट होती है। लाउड स्पीकर क्या करेगा, उस विद्युत ऊर्जा को बदल देगा किसमें, वापस से ध्वनि ऊर्जा में, तभी हमें वहाँ पर वो साउंड जो है सुनाई देगी। आगे देखिए, आगे आपको बता रहा है कि जो सोलर सेल है, सोलर सेल क्या करते हैं, जो हमारी सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सोलर एनर्जी को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ट्यूबलाइट क्या करती है, ट्यूबलाइट हम जो घर में ट्यूबलाइट और बल्ब्स यूज़ करते हैं वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही हैं। बैटरी अभी हमने पढ़ा ही, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सितार जो होता है, सितार में हम क्या करते हैं, वायर्स होते हैं उसमें, उसे हम हिलाते हैं और क्या होता है, उसमें एक साउंड जनरेट होती है।
तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को बदल रहे हैं साउंड एनर्जी में। तो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को हम बदल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ उपकरणों के बारे में बताया जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो रेटिना अपवृद्धि है। तो रेटिना अपवृद्धि जो है अग्र मस्तिष्क पक्ष की होती है। ये क्या होता है, जो हमारा जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके द्वारा जो इसे है कंट्रोल किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपसे कहता है मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। यानी कि नीचे आपको जो स्रोत दिए गए हैं, टमाटर में कौन सा स्रोत जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। तो टमाटर जो है हमारा साइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है। अगर वहीं पर बात करते हैं मेथेनोइक एसिड की, तो मेथेनोइक एसिड को हम और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमें किस में मिलता है, जो हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी में फॉर्मिक एसिड होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन की, ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, हमारी जो शलजम सब्जी होती है उसमें जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमारा किस में होता है, सिरका जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो चीज़ों को सड़ने से बचाता है, इसमें हमारा जो है एसिटिक एसिड होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।